लेकिन जब हमारी वो सूरज वाली वीडियो हम लोगों ने करी, इसके बाद मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए। यूपी के एक जिले से एक मेल आया हुआ था कि मैम, मैं सुसाइड करने जा रहा था। मैं अपना ज़िंदगी से हताश हो चुका था। बहुत सारी उसने अपने जीवन की परेशानियाँ लिखी थी कि ये था। स्क्रॉल कर रहा था फ़ोन और तभी ये इंटरव्यू आ गया और मैंने बैठ के ये इंटरव्यू देखा पूरा और मैं बहुत रोया एंड आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। वो व्यक्ति इतनी परेशानियों के बाद कर सकता है, मैं क्यों नहीं? तो वो मोमेंट ही होता है जब आपके अंदर कुछ बदलता है। आपको कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी मिलेंगे जो हमेशा आपको डिमोरलाइज करते रहेंगे कि यार तुम बताओ वहां पे इतने लोग एग्जाम देते हैं, कैसे 10 लाख लोगों में तुम सेलेक्ट हो गए, जाके कैसे क्या होगा, कितना परसेंटेज है ये है। मेंस में मैंने देखा है बच्चे दो दो मतलब 20 क्वेश्चंस लिख के आ रहे हैं तो भी नंबर नहीं आ रहे हैं। उसमें नंबर वन रीजन इज क्वेश्चंस का डिमांड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। टेस्ट सीरीज गलत लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज नहीं देते हो, डिमोटिवेशन, तो पूरा विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। हवाएं तय करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो आप लोग बस लग जाइए अपने तैयारी में और मेहनत करते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। Hello and welcome, friends. Welcome to the Thastu family. So, today we have very distinguished guests with us, and we will be dealing with a very important and very pertinent question: what to do in this 4 months, and especially for those people who are giving their 2024 means. So, ऐसा ना बहुत बार होता है कि हम लोग बहुत सारे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें ना हर तरफ की बातें पता होनी चाहिए। तो जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान क्या गलतियां करी, क्या-क्या चीजें ऐसी थी जो मिस हो गई या क्या हमसे गलतियां हो जाती हैं। मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई अपनी तैयारी के दौरान। कुछ ठीक हो गई, कुछ नहीं जब मैं ठीक कर पाई तो वो फेलियर्स के अंदर रिजल्ट करी। सो दिस इज हाउ वी लर्न। So let us see how we can learn from very distinguished guests of ours. So let me introduce Sudarshan Lodha sir, please. थैंक यू। सो बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स अभी खत्म हुआ है एंड वी हैव टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वन वन ग्रुप इज जो अभी नेक्स्ट ईयर 2024 अटेम्प्ट जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, एंड देयर इज अ अदर ग्रुप जिनका प्रीलिम्स नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। उनके लिए ये 4 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक्सपीरियंस है या फिर आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये 4 मंथ्स अगर जो स्टूडेंट्स अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा वही अगले साल उसका नाम लिस्ट में होगा। तो मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि जो भी स्टूडेंट्स 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर आपने ये 4 मंथ्स अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है, यू हैव अ वेरी गुड चांस नॉट जस्ट टू क्लियर प्रीलिम्स आल्सो बट टू क्लियर मेंस आल्सो। हमारा एम ये नहीं चाहिए कि सिर्फ हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है। और ये नेक्स्ट 4 मंथ्स मुझे लगता है कि उस पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। मनोज, आपको कैसा, मतलब आपका शायद कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसमें? जैसे मैम मेरा तो क्या है कि मैंने 5 बार मेंस लिखा और 3 इंटरव्यू दिए मैंने, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेल्योर मैंने ही देखे कई बार। हर स्टेज पे फेल्योर देखा कि पहली बार तैयारी करने आया तो आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स एंड अगेन आई ट्राइड एंड दैट टाइम आई जस्ट मेड माई प्लान ओनली फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स तो बहुत अच्छा कर दिया मैंने जाके, आई स्कोर्ड ऑलमोस्ट 152 मार्क्स। बट उसमें क्या हुआ कि बस प्री की तैयारी करता रह गया, तो आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर माई मेन्स दैट टाइम। वाई? बिकॉज आई हैव नॉट यूटिलाइज्ड माई टाइम व्हेन आई गॉट फेलियर इन माई प्रीलिम्स। तो उस समय बस मैं प्रीलिम्स तैयारी करता रह गया, तो मैंने मेंस का टाइम उसमें तैयारी नहीं कर पाया। तो उसमें क्या हुआ कि आई वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर माई ऑप्शनल पेपर। बट उसके बाद जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो अब मुझे ये लगा कि अब यार ऑप्शनल तो पढ़ा नहीं, अब क्या करें। उस समय बहुत एंजाइटी हुई जाके। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ जाके कि दो आई क्लियर्ड माई प्रीलिम्स बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर माई मेंस एट दैट टाइम। ये एक बहुत तब बड़ी मुझे परेशानी है। रियलाइज हुआ कि अगर मैंने उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया होता अपने मेंस के लिए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनोज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अक्सर हम ना वो वाला जो टाइम होता है जब हमारी तैयारी करनी होती है, तैयारी के टाइम पे जरूरी रहता है। और सबसे बड़ी चीज है कि गाइडेंस गाइडेंस की एक कमी थी।
उस समय में गाइडेंस अगर मिल गया होता सही, अगर कोई बता देता ये सही से कि नहीं नहीं ये प्री के साथ साथ भी पैरेलल में तैयारी करते रहो, मेंस की भी ऑप्शनल की भी, तो शायद मेरे लिए ज्यादा बेटर रहता। नहीं नहीं, वो देखो, वो लैक ऑफ गाइडेंस तो मिडिल क्लास की कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सबकी। और पहले दो दिन अटेम्प्ट्स तो हम लोगों के इसी में निकल जाते हैं। और स्टोरी चलती रहती है ढेर सारी, वहां पे पता नहीं चलता क्या करना क्या नहीं करना उस समय तो सबका अपना अपना अलग एक्सपीरियंस रहता है। अभिजीत, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम जैसा मनोज ने बताया, मैंने भी 5 बार मेंस दिए, कई बार इंटरव्यू दिया और सक्सेस फेल्योर तो साथ में लगा ही रहा। और ये दुविधा तो हमेशा रही कि प्रीलिम्स पे फोकस करें, मेंस पे फोकस करें, इंटीग्रेटेड जाए, सेग्रीगेटेड जाए, करे तो करे क्या। राइट। और जो ये गाइडेंस वाला इशू है, ये तो मैम आता ही रहा। ये तो है ही। इसमें मैम एक चीज और भी ऐड करूंगा कि जो रैंक 1 है इशिता किशोर, वो भी इस असमंजस से, इस दुविधा से गुजर रही थी। उनके साथ भी ये हुआ, पहले बार में 2 बार में उनके प्रीलिम्स नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उस समय का यूटिलाइजेशन की मेंस के लिए। तो जब तीसरी बार उनको मौका मिला तो उनकी रैंक 1 आ गए। ये इसका मतलब ये है कि ना, जब आपको कभी फेलियर्स मिल भी रहे हो ना, तब भी उससे ना हारना नहीं है। तैयारी हमेशा जीत की करनी है ना। बीच में हार मिल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी जीत की चलनी चाहिए। बिल्कुल मैम, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे बताता हूँ कि मैं पहली बार जब प्री देके आया तो उस प्री में क्या हुआ कि मैं आया तुरंत रूम पे, मैंने अपने नंबर्स जोड़े आके, मुझे लग गया कि यार इसमें इस बार मेरा किस्मत मतलब थोड़ा डावाडोल है मामला, तो कुछ नंबर से मैं रह जा रहा हूँ। और वही दिन था, उस जिस दिन प्री हुआ, जिस दिन मैंने नंबर जोड़े, उसी रात से मैंने तैयारी फिर से अगले साल की चालू कर दी। भले मैं मतलब पढ़ने चालू, मतलब मैंने टाइम अपना जो था बिल्कुल उसमें लूज नहीं करा किसी भी चीज में, वहीं से मैंने दोबारा फिर से चालू कर दिया काम अपना। हालांकि मेंस का नहीं तैयारी करा तो मेंस में दिक्कत हुई जाके, लेकिन प्री का मेरा बहुत अच्छा हो गया। फिर मेरा कभी प्री रुका नहीं, इतने प्री, भी मैंने हाँ। अटेम्प्ट्स दिए, फिर प्री नहीं रुका। तो धीरज, आपको क्या लगता है? मतलब जैसे जो ये मेंस की तैयारी है ना, बड़ी एनिग्मा सी बनी रहती है हमेशा। राइट मैम, मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम ऑल दी प्रिपरेशन दैट वी डू, हम सारे अपने अपने स्टाइल से जरूर प्रिपेयर करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये लगता है कि हम किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है उस वक्त जिस वक्त हम मेंस दे रहे होते हैं। प्री में वी हैव अ ह्यूज कंपटीशन, बट वी नो दिस इज जस्ट अ एग्जाम जो कि आपको एक्चुअली एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया है, बट देन द मेंस इज वन दैट इज टेस्टिंग यू। सो जब हम उस टेस्टिंग फेज में जाते हैं तो हम उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं, बिकॉज मेनी ऑफ अस लाइक मी, we only have one plan. We just go with plan A. UPSC is just the thing. We just want UPSC. So if you don't have a plan B, that pressure keeps on building. One failure, the second failure, you just keep on building. और जब आप थर्ड अटेम्प्ट पे जाते हो और आपको लगता है कि अगर इस बार नहीं तो फिर क्या, हैंडलिंग दैट प्रेशर अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। अगर हम उस प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं, आई गेस वी आर ऑलमोस्ट हाफ थ्रू। आई थिंक प्रेशर को हैंडल करने का मतलब है कि हम डिसिप्लिन करें। अगर हमारी मेंस की प्रिपरेशन में वो जो डिसिप्लिन है वो आ जाए, मतलब डिसिप्लिन इन द सेंस कि भाई ये इस तरह से मुझे अपने आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, इस तरीके से मुझे डेली आंसर्स लिखने ही लिखने हैं, मुझे ऐसे नोट्स बनाने ही बनाने हैं, और हर एक टेस्ट के बाद या एक प्रैक्टिस के बाद मुझे उसकी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, वो बहुत नेसेसरी है, बहुत ज्यादा। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मेंस का जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं बिटवीन, जब प्रीलिम्स नहीं होता है एंड दे थिंक कि नेक्स्ट 4 मंथ्स मेंस कर लेता हूँ, तो यूजुअली टेंडेंसी है कि टेस्ट सीरीज लगा लेता हूँ एंड टेस्ट सीरीज विदाउट थिंकिंग कि उनका प्रिपरेशन लेवल क्या है। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रीलिम्स मोड में रहते हैं। मेंस जब आप टेस्ट सीरीज इज द लास्ट फेज ऑफ द मेंस प्रिपरेशन, उसके पहले 2-3 फेजेस आते हैं। द फर्स्ट फेज जो सब लोग मिस कर रहे हैं इज खुद के हैंड रिटन नोट्स। अगर आप रैंक 1 से रैंक 1000 में देखोगे, एक ही चीज कॉमन है, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग है, उनके ऑप्शनल्स अलग है, वो डिफरेंट सिटीज से है, डिफरेंट ग्रेजुएशन से है। वन थिंग इज कॉमन, सबके हैंड रिटन नोट्स है, और वो नोट्स कब आते हैं, सिलेक्शन के बाद तुरंत मार्केट में उनके नोट्स दिखेंगे। अरे वो याद है मोटी मोटी किताबें बनाते थे हम अपनी नोट्स की। यही सारे मतलब द क्रक्स व्हाट आई फील इज टेस्ट सीरीज जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता नहीं जरूरी, लेकिन उसके पहले खुद के नोट्स जरूरी है। स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है आंसर्स को लोगों को पता ही नहीं है। टेस्ट में जाते हैं, बैठते हैं, 2 क्वेश्चन लिखेंगे, नहीं आ रहा है, कम नंबर आ रहा है, डीमोटिवेट होकर अगला पेपर देते ही नहीं है। एम क्या है कि पहले कंटेंट स्ट्रांग बनाओ, डेली स्ट्रक्चरिंग सीखो,
कि कैसे पॉइंट वाइज लिखना है, इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कंक्लूजन क्या चाहिए. क्या होना चाहिए? नेक्स्ट कम्स कि डेली आंसर राइटिंग खुद से प्रैक्टिस करो. एंड द लास्ट फेज इज टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज नेसेसरी है बट इट इज नॉट द एंड सोल्यूशन. लोगों ने उसको Exactly. ये फेज में क्या कर दिया है कि टेस्ट सीरीज लगा दिया मतलब मेंस का प्रिपरेशन हो गया. And I would like to tell you from my experience of both as a student and also as a mentor, I have realized सिर्फ 10 to 20% students टेस्ट देते हैं. रेस्ट हाँ, 80% Exactly. स्टूडेंट्स नहीं देते. ये रियलिटी है. मैं आपको मतलब झूठा ये बताना नहीं चाहता हूँ नंबर्स. मैंने भी यही किया था स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट में. आई थिंक तो सबने यही किया होगा कि टेस्ट सीरीज लगा देते हैं फिर आता है यार कंटेंट ही रेडी नहीं है. कंटेंट ही रेडी नहीं वो है और डीमोटिवेशन मोटिवेशन होता है और लगता है कि नहीं नहीं अगले बार देता हूँ, थोड़ा अगले- प्रिपेयर कर लेते हैं. और तो- मेरा तो मानना पता है ये है कि अगर हम बिना तैयारी के टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो हम उसमें घटिया आंसर लिखते हैं और वो जो फिर हमें ना प्रैक्टिस हो जाती है घटिया लिखने की. और उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है. घटिया मैं ये बोल रहा हूँ कि ये विशियस साइकिल है. विशियस साइकिल का मतलब आपका प्रिपरेशन नहीं, टेस्ट सीरीज गलत लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज नहीं देते हो, डिमोटिवेशन, तो पूरा विशियस साइकिल में फंसे. फंस जाते हैं। अब इससे बाहर निकालना ये सबसे इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे ये विशियस साइकिल को वर्चुअस साइकिल में कन्वर्ट कर रहे हो जहां आप खुद मोटिवेट हो रहे हो जाने के लिए. टेस्ट सीरीज कोई भी रैंडम टेस्ट सीरीज उठा दी, मैं उसको एड्रेस कर पा रहा हूँ. PYQs मेरे रेडी है, मेरे नोट्स रेडी है. अगर आप ये सारी चीजें रेडी है तो आप नींद में से उठा के आपको आंसर लिखते आने चाहिए. ये स्टेज हुआ. एग्जैक्ट. एंड आई आल्सो फील दैट आंसर राइटिंग इज अ स्किल. स्किल है राइट ना? पर्सन. जैसे जैसे कारपेंटरी एक स्किल है तो उसे कुछ भी लकड़ी दे दो वो बना दे, है ना? उसी तरह आंसर राइटिंग भी एक स्किल है. उसे आप कंटेंट दे दो और उसको वो स्किल सिखा दो, उसके बाद वो बना देगा. तो हमने तो तथास्तु पे एक प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया था जिसमें कि उसका हमने नाम रखा था शस्त्र विज्ञान और अभ्यास. तो शस्त्र मतलब कंटेंट. राइट. नहीं, आपके पास डेटा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो आपके हाथ में तलवार ही नहीं है. आपको लड़ाई के लिए बोल देते हो बिना तलवार के लड़ो, नहीं लड़ सकते. फिर आपको चाहिए विज्ञान. विज्ञान इज लाइक स्किल ऑफ आंसर राइटिंग. अगर आपको तलवार दे भी दी लेकिन चलाना नहीं सिखाया, फिर कहीं ना कहीं कमी रह गई क्योंकि तलवार दे दी अपना ही हाथ ना काट लो. फिर तीसरा है लास्ट, जो ऐसा आपने बताया कि टेस्ट सीरीज इज द लास्ट. अभ्यास. जब आपके पास तलवार आ गई, चलाना आ गया, फिर आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे कि मैं इसे चलाऊं कैसे. मैम आपने एकदम सही कहा. जैसे मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो अभ्यास वाला सर मेरा तरीका था कि मैं डेली जो करंट अफेयर वाला जैसे था, किसी ने कह दिया कि न्यूज पेपर आप पढ़ते हो, तो मैं उसको 1.5-2 घंटे डेली पढ़ता था, लेकिन लिखता मैं डेली था. ये मेरा अपना जो तैयारी का मेरा तजुर्बा रहा है कि मैंने डेली जितनी साल तैयारी करा, 2-3 साल अच्छे से जब तैयारी करा मैंने, तो मैंने डेली न्यूज़पेपर को लिखा. और उस न्यूज़पेपर को जब लिखता था, एडिटोरियल में कुछ चीजें ऐसी मिल जाती थी जिनको मैं आंसर के स्ट्रक्चर्स में लिखता था उसको, तो उससे मेरा डेली प्रैक्टिस होता रहा. और हाँ. जब ये मेरा रियल एग्जाम आया, मेंस का एग्जाम आया, तो मुझे बहुत ढेर सारा पीछे पढ़ने में टाइम नहीं लगा. सब कंसोलिडेट करके रखा था और प्रैक्टिस करके रखी थी. तो उसकी वजह से सर हमें जीएस में बहुत फायदा हुआ जाके, और मेरे जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आए. आई स्कोर्ड ऑलवेज 400 प्लस. इसमें एक बात मैम ऐड करना चाहूंगा. अभी जो हमने चर्चा की उसमें एक बात कॉमन ये आ रही है कि माइंडलेसली, बिना किसी पर्पस के, एमलेसली हम राइटिंग कर रहे हैं हाँ. और उससे हमें वो रिटर्न नहीं मिल रहा है. इनफैक्ट एक बदायूनी का शेर है इस पर मैम कि सुबह होती है शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है. मतलब एस्पिरेंट्स लिख रहे हैं बट उनसे वो रिजल्ट नहीं आ रहा है. हाँ. तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमें करने की जरूरत है इसको. नहीं, ये फैड भी तो चल गया है ना, एक बड़ा फैड चल गया है. राइटिंग प्रैक्टिस. तो राइटिंग हाँ. प्रैक्टिस का ऐसा बना दिया कि एक बार अभी मुझसे बच्चे आते हैं ना, जैसे बच्चे आते हैं तो आते ही, अभी पढ़ा कुछ नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं करी, कंटेंट है नहीं, मैम ये बताइए राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें. तो मैं हमेशा कहती हूँ पहले थोड़ा पढ़ तो लो. परफेक्ट. मैं उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप 20 क्वेश्चन हर एक पेपर में होते हैं, आप कितना भी पढ़ लो, 8 से 10 ही क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे. आप नहीं सही बात. हाँ. 10 क्वेश्चन ऑन द स्पॉट सोचना है. बिल्कुल. अब हम क्या कर रहे हैं प्रिपरेशन में, हमारा वन वे ऑफ टीचिंग क्या है, पूरा प्रोसेस कि हमने कंटेंट दे दिया. कोई ये नहीं सिखा रहा है कि सोचना कैसा है, ये रैंडम Exactly. क्वेश्चन को सोचना कैसा है, उस पर कैसे आप पॉइंट्स जनरेट करना है, कैसे इंटरलिंक करना है. हमारा पूरा प्रोसेस क्या है कि हम कंटेंट दे दें, लेकिन अल्टीमेटली जैसे वो हमारा चाइनीज प्रोवर्ब है, डू नॉट गिव अ मैन अ फिश, हाँ. टीच हिम हाउ Teach टू him फिश. how to fish. तो इस प्रोसेस में जब भी मेंस कर रहे हो, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस तरीके से प्रिपेयर करो कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको ब्रेक डाउन कर पा रहे हो, उस पर पॉइंट जनरेट कर पा रहे हो. हाँ. इररेस्पेक्टिव प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होती. मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है
और रैंडम 10 क्वेश्चन ही आने वाले। मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो भी हम कंटेंट पढ़ाएंगे 10 क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, 10 क्वेश्चन का जो रेस्ट 10 क्वेश्चन है उसको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करना पड़ेगा। जो भी हमने सिखाया है, जो भी प्रोसेस हमने डेवलप किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, सोचना है, लिखना है और इंटरलिंक करना है चीजों को, तो वो चीजें तब आएगी। मुझे मेरा Exactly. एक्सपीरियंस से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस चीज के लिए भी प्रिपरेशन जरूरी है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, सोचने की भी तैयारी जरूरी है। एग्जैक्टली और अक्सर है ना, मतलब मेरा मेरा ये रहा है बच्चों के साथ कि अगर आप उन्हें सोचने को कहो पहले उन्हें बड़ी तकलीफ होती राइट। है ना, बिकॉज उनको पता है क्या लगता है, प्रिपेयर्ड नोट्स दे देंगे। तो तो वो आदत ऐसी बन गई है ना। सो एजुकेशन पेडागॉजी को ना स्पून फीडिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। स्पून फीडिंग एक वक्त तक काम आती है ना, वो शायद आपको इन्फॉर्मेशन देने के काम आए, आपको ऑफिसर बनाने के काम उतनी नहीं आती। Prelims में मुझे मुझे लगता है पड़ता है। प्रीलिम्स में स्पून फीडिंग काम आ सकती है, कुछ मेंस areas में ऑन द स्पॉट थिंकिंग करना, क्योंकि 7 मिनट में प्रीलिम्स में भी आपको नहीं आती। प्रीलिम्स में भी सर पेपर जो हाँ, होता हाँ। है तो प्रीलिम्स में प्रीलिम्स में भी अब तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है। एनालिटिकल पेपर है पूरा, Analytical. आपको दिमागी अपना अप्लाई करना पड़ेगा। Right. मेंस में भी क्या है कि अब ढेर सारा करंट अफेयर से पूछते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप एप्लीकेशन अगर बेस्ड क्वेश्चन पूछोगे तो उसमें आपको फिर ये आना चाहिए आप कैसे लिंक करने वाले हो। तीनों चीजें आती हैं सर, कि उसमें आपसे स्टैटिक पोर्शन भी पूछ लेंगे, Right. करंट में उसका एप्लीकेशन भी पूछ लेंगे और साथ में सोल्यूशन भी पूछ लेंगे। तो आपको जब पूरा एक कम्प्रिहेंसिव एक तरीका आपको आइडिया है तभी आप उसको आंसर दे पाएंगे। मैम मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने मेंस नोट्स बनाते समय कुछ स्ट्रक्चर फॉलो किया था? आपका क्या आइडिया था जब बच्चे बनाना चाहते हैं, बहुत सारे नोट्स बनाना चाहते हैं लेकिन बच्चे हाँ। एड्रेस ही नहीं कर पा रहे कि क्या बनाए, नोट्स क्या बनाए, बनना है? क्योंकि बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव है सिलेबस का। तो कोई आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया है? बच्चे हमने तो एक्चुअली ऐसे- आजकल बहुत हरी में रहते हैं सर। उन्होंने पहली बार लक्ष्मीकांत की एक चैप्टर पढ़ी और उन्हें लगता है कि इस पे पहली बार में ही नोट्स बन जाएंगे। They don't हाँ, understand that you have to go through that iteration 2 or 3 times so that कि आप उससे कंसाइज नोट बना पाएं जिससे आप प्री और मेंस में यूज कर पाएंगे। बच्चे करते हैं लक्ष्मीकांत तो मुझे लगता है समझ ही शायद 4 बार में पढ़ने के बाद आती है क्लियर में। बट उन्हें फर्स्ट टाइम में ही नोट बनाने होते हैं। फर्स्ट टाइम में नोट बना लेते मैं हैं। जैसे नहीं, दूसरा तरीका एक होता और है कि एक और चीज बताती है, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाए। तो फिर मैंने तो है ना 4 बुकलेट्स बना ली थी, राइट। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और जो भी है जो टॉपिकल एनालिसिस होता है, जैसे क्योंकि अगर आप पॉलिटी का कोई क्वेश्चन देखें तो किसी एक आर्टिकल से नहीं आएगा या किसी एक न्यूज आर्टिकल से नहीं आएगा, वो एक टॉपिक पे आएगा। उस टॉपिक की एक डायमेंशन को वो कवर कर देंगे और वो जरूरी नहीं है कि वो डायमेंशन उस आर्टिकल में आई हुई हो। तो मैं ऐसा करती थी कि जैसे अब ये पेज है, सपोजिटली ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आया, जैसे अभी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कितना एक जो ये मणिपुर वाली जो हाँ, चीज incidents हुई। दिस इज लाइक बियॉन्ड ह्यूमैनिटी है ना। इसको किसी भी तरीके से नहीं करा सकते। तो and if a child wants to, if an aspirant wants to become an officer, he should or she should have had given a thought over this. तो जैसे अगर लिखा गया कि why is this violence against women becoming a patriarchal tool, तो अगर अभी एक क्वेश्चन बनता है तो इसके डायमेंशंस न्यूज़पेपर से जो मुझे मिल रहे हैं, नोट्स से जो मुझे मिल रहे हैं, टीचर्स ने मुझे जो बताया, उसके अलावा फिर भी एक चीज बचती है कि मैंने क्या सोचा इस बारे में, क्या मेरा कोई थॉट है, क्या मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ जो दूसरों के थॉट्स के हिसाब से चल रही हूँ या फिर मेरा खुद का भी कोई इंडिपेंडेंट थॉट है कि भाई इस चीज में होना क्या चाहिए या इसका सॉल्यूशन है कुछ या फिर इसके और क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। दैट इज दैट व्हाट ही वाज सेइंग एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। मुझे क्या लगता है, जैसे मैम ने बताया ये विमेन वायलेंस का ये जो एकदम पर्टिनेंट इशू चल रहा है, उसमें मतलब इट लुक्स लाइक GS1 का टॉपिक है अगर आप हाँ। ब्लाइंडली इसको देख लो, लेकिन इसमें GS4 में जैसे रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ टीचर, ये जब तक आप उसमें इंटीग्रेट नहीं करोगे आपके आंसर्स में या आप उस एंगल से सोचोगे नहीं कि इसमें एथिक्स भी है, हमारे सोसाइटी का एथिक्स इतना डिग्रेड हो रहा है, हमारे वैल्यूज डिग्रेड हो रहे हैं, तो पेट्रियार्की इज नॉट जस्ट GS1 का टॉपिक, लेकिन वो GS4 का भी इशू है। हम एज एन ऑफिसर GS उसको आप इथिकली कैसे सॉल्व करोगे? एज अ आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हाउ डू यू चेंज द जनरल द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी? आप उसके मोरल्स कैसे चेंज कर पा रहे हो? स्कूल्स में हम वैल्यू एजुकेशन कैसे इनकलकेट, तब जाके वो आपका आंसर या आप वो होलिस्टिक सोल्यूशन दे सकते हो प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है कि वो क्रिमिनल्स को मारना, मतलब सजा देनी है, दैट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, सिंड्रोमिक अप्रोच है। कॉज कहाँ से हो रहा है? स्कूल से हो रहा है, हमारे फैमिली से, उसका ओरिजिन वहां से है। अब वहां ट्रीट करना है तो हम क्या करेंगे? वैल्यू एजुकेशन जो GS4 का पार्ट है। तो वो मेंस का सिलेबस यूपीएससी ने इस तरीके से बनाया है कि वो सोल्यूशन है,
सारी चीजों पर Exactly. इंटरलिंक कर पाओगे तो वो सोल्यूशन दिखेगा दे आपको। पाओगे आप। अब जैसे मतलब सोसाइटी नहीं, में भी उसको आंसर का सॉल्यूशन दे दोगे ना, अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दोगे तो मैं- मुझे लगता है वो एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगी जो आपको एज एन ऑफिसर हेल्प करेगी। ऑफिसर भी हेल्प करेगा और एज ए सोसाइटी में अब सबको मैं- जरूरत है वो, मुझे लगता है ये सब। जैसे ही सर ऐसे ही एक क्वेश्चन आया, उस समय ऐसे आया था एक, जब मैं मेंस दे रहा था कि इफ योर डेवलपमेंट इज नॉट इन जेंडर देन योर डेवलपमेंट इज इन डेंजर। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसे एक क्वेश्चन आया था मेंस का, तो उस पे ऐसे लिखना था। तो अब जैसे कई बार ये होता है कि इसमें स्टार्ट कैसे करें, तो हमने ऐसे एकदम स्टार्ट करा था कि वीमेन जो होती है वो दे फेस डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम बॉर्न टू टर्म। हाँ, जैसे ये बॉर्न टू टर्म मॉडल जैसे होता है, एक लाइफ साइकिल अप्रोच एकदम होती है। परफेक्ट। तो उसमें हमने एकदम ऐसे एकदम कि जैसे वो बॉम्ब में आई, या मतलब जैसे उसका हुआ तो वहीं से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन चालू होता है। सपोज उसका बर्थ भी हो जाता है तो फीमेल फर्टिसाइड हो गया या ऐसे हो गया, ये प्रॉब्लम बिल्कुल मतलब लेके उसको लास्ट तक हम लेके गए। उसके बाद फिर हमने उसमें हर टॉपिक से जोड़ जोड़ के कि इसमें हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहाँ पे क्या कर सकते हैं। मैं सर के पॉइंट तो को उस साल, हाँ उस साल फिर मतलब उसमें मुझे जैसे फिर मेरे को एक ये अप्रोच मिली कि लाइफ से अगर किसी भी प्रॉब्लम को हम देखें, उसको हम थोड़ा फैक्टर्स में उसके तोड़ तोड़ के एकदम लाइफ साइकिल पे अगर हम Life लेके cycle जाते हैं approach. तो हमारा आंसर भी बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, और हम कन्वे भी कर पाते हैं अपने मैसेज को जो हमें कन्वे मतलब करना सर ने बहुत अच्छी चीज बताई, एक अमेजिंग अप्रोच है लाइफ साइकिल अप्रोच। अगर मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप इसके साथ डेटा फैक्ट्स, हाँ जैसे वूम टू टू में हाँ। आपने बता दिया कि अनीमिया इन वुमेन इज 57% अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये फीमेल्स में ज्यादा है कंपेयर टू मेल। बिल्कुल। तो ये दिखाता है, जब हम पॉइंट्स बताएंगे अगर उसको आप हाँ, डेटा के facts- साथ सब्सटैंशिएट करेंगे, हाँ, जैसे आईएएस ऑफिसर्स कितने विमेन कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, आप नहीं बता पाओगे, इतना कम नंबर है। मैनेजमेंट में अगर टॉप 500 कंपनीज देखें उसमें कितने लीडर्स वुमेन विमेन। ये पता है यही क्या है, कोई ये डिफरेंशिएशन है कि वो ट्रेन में जाते हुए चाचा जी जैसे बात करते हैं और एक ऑफिसर को जैसे बात करनी चाहिए, है ना। चाचा जी कहते हैं बहुत बुरा हो रहा है देश में, लेकिन अब जब आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आप जब बात कर रहे हो तो आप डेटा फैक्ट्स Facts के के साथ साथ बात बिल्कुल। कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी पे प्रायोरिटी के बात साथ कर रहे हो। बात कर। और तो आप ये नहीं कह रहे हो कि भाई वुमेन जस्ट डिस्क्रिमिनेटेड, हाँ। यू आर गिविंग द फैक्ट कि भाई इतने % वुमेन डिस्क्रिमिनेशन का ये फैक्टर है। अगर हमारी वुमेन पार्टिसिपेट कर ले इकोनॉमी तो अकॉर्डिंग टू IMF 27% हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। सो ऑल ऑफ दिस आर फैक्चुअल थिंग्स Which has to be added into an answer। ऐसे में Exactly. ये बहुत जरूरी है। और मैम ये चीजें जो जैसे डेटा की आप बात कर रहे हो या सब फैक्ट फिगर की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें जब हम करंट अफेयर का जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अपने जैसे क्लास नोट्स में भी हमें फैक्ट वगैरह लिखाए जाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में क्या है कि कभी कभी कोटेशंस बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। जैसे ये हाँ। अप्रोच में अगर ये बूम टू टॉम मॉडल अगर मिला था तो एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल ही आया था, उसी को मैंने ऐसे देखा था करके, तो वहां से फिर मेरे को थोड़ा आइडिया ऐसे मिलने लगा। तो न्यूज़पेपर का रोल सर यहाँ पे भी बहुत बहुत आता है कि कभी कभी आपको कोटेशंस जैसे हैं वो वहां पे मिल जाते हैं। तो आपको तैयारी करने के लिए इधर उधर, अगर किताबें तो मार्केट में बहुत है, ढेर सारी हैं, लेकिन आपको अगर कम समय में ज्यादा चीजें करनी है तो न्यूज़पेपर बड़ा हेल्पफुल होता है। क्या और मुझे तो लगता है किताबें जो ज्यादा है ना वो फायदेमंद नहीं है, हाँ, नुकसानदायक है। ज्यादा पढ़ना मतलब आपकी तैयारी को आप अपना ही पोस्टपोन कर ले रहे हैं, डिले कर ले रहे हैं। इसी में अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ बहुत अमेजिंग ये था कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा क्लोज टू 11 to 12% है। मतलब यूजुअली 10 था लेकिन अभी 11 है। तो उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन से उसको जोड़ा था। हाँ। अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? देयर वाज मतलब दे वांटेड नो टैक्सेशन एग्जैक्टली विदाउट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल। उन्होंने, और इंडिया में क्या है, वी हैव रिप्रेजेंटेशन, सबको वोटिंग राइट है लेकिन टैक्स कोई नहीं टैक्स कोई नहीं देना वी हैव चाहता। रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। बिल्कुल। सिर्फ 6% 6 करोड़ इंडिविजुअल्स आर फाइलिंग टैक्स। वो डेटा था उसमें, which is 4% के आसपास वो आता है बॉइलिंग डाउन टू द एंड एक्चुअल। तो अगर उसमें भी देखेंगे तो 75% उसमें से जीरो टैक्स भरते हैं। तो ये जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये पॉइंट्स कहाँ से मिलते हैं, हमें करंट अफेयर से मिलते हैं, और उसको नोट डाउन करके आंसर्स में अगर कोई कल लिख देगा, जब टैक्स टू जीडीपी की रेशियो है और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में अगर वो अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ लिंक कर देगा तो वो कोई खुद रोक बंदा जो इवैल्यूएटर हो बिल्कुल। बोलेगा यार ये तो बढ़िया लिखा है। बढ़िया। यही- ये वही लिंकिंग प्रोसेस है और मुझे लगता है कि जो आंसर है, जैसे अब तो क्या है ना, अभी बच्चे जैसे अभी मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो कुछ सेल्फ स्टडी करना की सोच रहे होंगे, कुछ गाइडेंस लेने की सोच रहे होंगे। दोनों के लिए रास्ता में एक चीज कॉमन है, वो है
कि आपकी जो भी अप्रोच हो बड़ी डायरेक्टेड हो। भाई मेंस एग्जामिनेशन किस चीज पे फोकस कर रहा है, मुझे आंसर देना। देखिए आपका है ना चेहरा, मतलब मुझे जो महसूस होता है कि ना बच्चे का चेहरा जाता, ना उसके सर्कमस्टांसेस जाते, ना उसकी कुछ भी नहीं जाता। आपकी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, या आपको शायद वो बुक नहीं मिल पाई, या आपको किसी ने गलत गाइड कर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं जाता, कोई लिख के कोई पर्चा साथ में नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ जाती है आपकी कॉपी। तो आपकी जो कॉपी है उसे देखो और उसके हिसाब से अब तैयारी स्टार्ट करो कि भाई मुझे आखिर अगर इस लेवल के आंसर पे पहुंचना है, जहाँ पे मैं डेटा फैक्ट्स भी दे सकूं, जहाँ पे मैं प्रॉपर एनालिसिस भी कर सकूं, प्रॉपर सीक्वेंस में भी चीजों को लिख सकूं, तो मुझे उस तैयारी को ना वो रिवर्स इंजीनियरिंग, पहले एक मॉडल आंसर है उससे अब रिवर्स इंजीनियरिंग से आपको अपनी तैयारी करनी है, कैसे भी कर लो आप। मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स, जैसे हमारा एम यही है कि स्टूडेंट्स को गाइड करना नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए, मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपका एम क्या चाहिए? आपका एम चाहिए कि जीएस में चारों जीएस पेपर एटलीस्ट आपने हाँ हर एक टॉपिक पर नोट्स रेडी आपके, तो हर एक मंथ को आप एक सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग आप जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है या जो भी आपको लग रहा है कि आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो अगस्त आप एक सब्जेक्ट कीजिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर कर सकते हो। साइड बाय साइड आप ऑप्शनल का भी इंश्योर कीजिए कि रेडी रखिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेंस करवा रहा है। अगर अगले बार प्रीलिम्स निकल गया तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेंस रेडी रखता। तो हो जाता है। अब प्रीलिम्स हैज बिकम अ थोड़ा सा लक वाला फैक्टर है, कोई उसको रिफ्यूट नहीं करेगा, लेकिन जिस साल लक चल रहा है ये नहीं होना चाहिए कि मेंस रेडी नहीं है। मेंस रेडी ready नहीं नहीं, है। अब सर इसमें ऐड करते हुए, जैसे जीएस कर लिया, ऑप्शनल कर लिया, पर जो ऐसे है, निबंध जो है, वो हर Deciding साल के factor. साथ अब डिसाइडिंग हो गया, गेम चेंजर हो गया है। क्योंकि मैं एक अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, ही इज ऑलरेडी इन सर्विस, ही गॉट 29 मार्क्स इन एसे, और Oh God. ही गॉट 29, मतलब आई वाज लाइक, ही सेड कि मैंने तो वही लिखा था जैसे पहले लिख रहा था। मैंने कहा वैसे नहीं लिख सकते, यही तुम्हारी गलती है, तुमको वैसे नहीं लिखना है, क्योंकि सी चेंज हो चुका है पैटर्न। और हाईएस्ट मार्क्स इस बार देखें तो इट इज 158 इन एसे, 158. फ्रॉम 29 टू 158, मार्जिन इज ह्यूज, 130 नंबर का फासला है। बहुत ज्यादा। नहीं तो अरे वो जो पुरानी स्ट्रैटेजी चला करती थी ना, हाँ, जब ऐसे के अंदर वो पेस्टल हाँ, बिल्कुल। सिलेबस के हिसाब से उसे तोड़ दो, अब नहीं चल रही, क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल। अब ऐसे आ रहे हैं कि पहले तो ऐसे को समझने के लिए टाइम समझना चाहिए। चैलेंज है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत मतलब आई वुड लाइक टू टेल यू, मेरा रैंक 571 था, उसमें उस साल मेरे ऐसे में 105 नंबर थे। एंड उस साल जब मैंने लिखना स्टार्ट किया ऐसे, आई डू नॉट रिमेंबर द ऐसे, लेकिन मैंने स्टार्ट किया, 2 पेजेस लिखे, मतलब 30 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, 2 पेजेस लिखे। 2 पेजेस लिखे और मैंने देखा यार ये तो एड्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मतलब अगर वो 2 पेजेस एग्जामिनर देखेगा तो वो बोल देगा ये इसने गलत इंटरप्रेट कर दिया। तो तुरंत मैंने वो दोनों पेजेस काटे और 40 मिनट्स हो चुके थे उसमें। पैनिक सिचुएशन, फर्स्ट पेपर ऐसा लग रहा था कि गया बिल्कुल नहीं, बंद करके निकल जाओ, खत्म, मैंने अटेम्प्ट गिव अप कर दिया था। बिल्कुल। यूपीएससी सिर्फ ऑप्शन नहीं देता बाहर जाने का। और मैं बोला अब इससे क्या है कि इसमें एक ही चीज कर सकते हैं, दोबारा लिखो, दोबारा स्टार्ट करो। एंड मैंने कैसे हिम्मत जोड़ी, नीचे जहां, क्योंकि बिल्कुल। 2 पेज 3 पेज वेस्ट हो चुके बर्बाद थे, हो तो गए, बिल्कुल। लास्ट के एंड तक लिखता गया। वो गलत था, वो लिखना नहीं चाहिए वो नीचे के स्पेस पे, लेकिन तब मैं चॉइस नहीं के है। बाद क्या हुआ, वो पेपर खराब हुआ, मैंने एकदम मतलब मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला कि अब नहीं होगा। मेरा भाई भी उस साल मेरे साथ दे रहा था, तो उसने बोला कि यार अब कुछ बचा ही नहीं है ना, अब तुम खुद ने सोच लिया आपने कि नहीं हो रहा है, तो अच्छे से दे लो, मतलब दे दो बस, आराम से, पढ़ाई मत करो पेपर के बीच में, बस बिंदास जाके दे दो। एंड आप इमेजिन नहीं करेंगे, उसी साल सिलेक्शन हुआ जब मैं एकदम स्ट्रेस फ्री गया, मतलब। और लेकिन मेरा सिलेक्शन या मेरा आई कुड नॉट गेट इनटू आईएएस आईपीएस वाज ऐसे, Because of essay। क्योंकि तब ऐसे 105 बहुत खराब नंबर थे तब जब मैंने दिया था। अब मतलब अगर मैं 20 नंबर ज्यादा थे तो आई वाज आईपीएस। सही बात। इसी से कॉन्ट्रास्ट में मेरे 155 थे, अरे एंड आई गॉट इनटू सर्विस ओनली बिकॉज ऑफ essay। अगर ऐसे नहीं होता तो मेरा नहीं होता। नहीं, ऐसे देखो, ऐसे एंड एथिक्स हैव बिकम रियली गेम चेंजर, एंड समहाउ लोगों को यही नहीं पता इसमें पढ़ें क्या, आंसर्स कैसे लिखें, और मतलब एथिक्स को कई लोग डेफिनेशन समझने लगते हैं, है ना। ऐसे को तो ऐसे समझते हैं कि अरे ऐसे में तो क्या ही पढ़ेंगे, हाँ, बिल्कुल। इसमें तो पढ़ने का है ही नहीं। ये टेम्पलेट है इसका, इसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, कोई दिक्कत हाँ, करते हैं। मतलब अगर आप ढूंढने जाओगे ना, मतलब आजकल तो टेलीग्राम का जमाना है, तो अगर आप ढूंढने जाओगे एथिक्स नोट्स, तो एथिक्स के नोट्स के नाम पे एक कोटेशन की लिस्ट पकड़ा देते हैं,
एक वो पकड़ा देते हैं कि क्या क्या, जैसे वुमेन के नाम पे वुमेन के थोड़ी सी डायमेंशंस दे देंगे, कुछ एग्जांपल्स एनेक्डोट्स दे देंगे, भाई ये तो बताओ ना डालना कैसे है। कैसे है, बिल्कुल भाई तुम्हें मैंने दाल दे दी और वो नमक दे दिया, मिर्च दे दी, घी दे दिया, कुकर दे दिया, लेकिन ये तो बताओ बनानी कैसे है, कैसे है, बिल्कुल कौन सी चीज कब डालनी है। कौन सी चीज कब डालनी है। तो दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये हो गया है पूरी स्ट्रेटेजी का पार्ट। ये ऐसे में भी चल रहा है मैडम, जो आपने बताया ना एथिक्स में, सेम इज गोइंग ऑन इन ऐसे। सेम लोगों ने एनेक्डोट्स की लिस्ट बना दी है, अब एक मार्केट में चल रहा है एनेक्डोट डाल दो ऐसे में। एनेक्डोट को कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली अपने टॉपिक से लिंक करना है। इफ यू राइट इररेलेवेंट एनेक्डोट, मार्क्स नहीं मिलने वाले। इट्स ऑल अबाउट रेलेवेंस। अगर आपका ऐसे उससे डेविएट हो गया है, कुछ भी एनेक्डोट लिख दो। आप पता है बच्चे कैसे लिखते हैं, मैं बताती हूँ, उन्हें पता चल जाता है कि एनेक्डोट लिखना है सब, ठीक है, या एग्जाम्पल डालना है। तो वो कहते हैं जैसे महाभारत के अंदर रामायण मिक्स करते हैं, तो शुरुआत करेंगे कि महाभारत चल रही थी, कृष्ण भगवान ने करा और राम जी ने भी अपना योगदान दिया। अरे यार क्या कैसे हो, कैसे क्या ये मिक्सअप, तो वो वही वाला मिक्सअप हो जाता है कि चल रही है कुछ, लेकिन अब याद तो वो करके आए एग्जाम्पल, अब कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना है उसे। तो वही मैम होता है कि कई लोग कुछ कोटेशंस याद करके जाते हैं एग्जाम में, और वो उनको वो लगाने ही होते हैं, वो बिल्कुल उनको चिपकाने ही होते हैं पूरे और आज में के कहीं ना कहीं, डेटा के और साथ उसका हाँ, और उसका वो प्राइस भी पे करते हैं। प्राइस बिल्कुल क्योंकि अगर आपका Exactly. इरेलीवेंट है कोटेशन उससे, तो ऐसा नहीं है कि कोटेशन आपको लिखना ही लिखना हो। सही बात। कई बार कई तरीके होते हैं अपने इंट्रो देने के। आप स्टोरी लिख सकते हो, आप कुछ और तरीके से चालू कर सकते हो, कुछ डेटा से चालू कर सकते हो, तो ढेर सारे तरीके होते हैं ऐसे में। नहीं, और जो ऐसे में अपने आप मैंने लिमिटेड नहीं रखना है केवल कि हमें बस कोटेशन ही मिल गया तो वहीं से हम स्टार्ट नहीं 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 कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे में मैंने यही सोचा जो अच्छे से उसको डिसाइफर कर लेगा हाँ ऐसे Correct. वो सबसे बेसिक चीज है। बिल्कुल आधे लोग फिलोसॉफिकल ऐसे में समझ ही नहीं आ रहा है उनको कि हम्म। क्या पूछा है। तो मुझे लगता है कि डिसाइफरिंग अ क्वेश्चन ऑल्सो, हाँ बिल्कुल मेंस में मैंने देखा है बच्चे दो दो मतलब 20 क्वेश्चंस लिख के आ रहे हैं तो भी नंबर नहीं आ रहे हैं। उसमें नंबर 1 रीजन इज क्वेश्चंस का डिमांड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। ये प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा सही है। आपने बात। क्या प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट सीरीज दे दी, हम्म। लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसमें पहले क्या आता है कि यार क्वेश्चन का डिमांड क्या है। डिमांड नहीं समझा तो आप ब्रेन को राइट क्वेश्चन पूछोगे, नहीं पूछोगे, आपने गलत क्वेश्चन पूछ सही लिया बात। ब्रेन को, ब्रेन आपको गलत कंटेंट देगा, लिख के आओगे, नंबर नहीं आना। जब तक आपने क्वेश्चन समझा नहीं, ब्रेन को सही क्वेश्चन नहीं पूछा, ब्रेन जाके अंदर जाके खोजेगा कि यार इसमें से ये लेता हूँ, इसमें से ये डिमांड मिस हो रहा है, ये मैच हो रहा है, फिर जाके आप वो कंटेंट आपको स्ट्रक्चर्ड वे में डालना है, तब जाके आंसर बनेगा। दिस इज वेयर मेंटरशिप एंड गाइडेंस गाइडेंस इसके अलावा देखो, वरना है कंटेंट सब अवेलेबल है ना। टेस्ट सीरीज तो भाई जितनी आप मांगो उतनी अवेलेबल है ना, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो ये है ना कि किसको कहाँ में फिट करना है, वो एक जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो पार्ट है कि भाई इसको अरेंज कैसे करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। जैसे अभी ना रिसेंटली मुझे कुछ बच्चे मिले तो उन्होंने बात करी कि मैम हमने ना डेटा रट लिए हैं और स्कीम्स रट ली हैं और हमने ये सब याद कर लिया है, अब वी आर रेडी फॉर मेंस। मैंने कहा भाई देखो ये बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल ये सब आपको हेल्प करेगा, लेकिन अगर अब आप कहीं पर भी कोई भी डेटा लिख रहे हो, अगर वो रेलेवेंट नहीं बैठ रहा आपके क्वेश्चन से, आपकी टोन ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो वो आपको नहीं डालना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसे डाल रहे हो तो आप एग्जामिनर को एक तो ये बता ही रहे हो कि देखो मुझे क्वेश्चन तो समझ आया ही नहीं, और ऊपर से फिर मैंने गलत भी लिखा, है ना, वो डबल दो- वैमी है। वो डबल वैमी है हाँ। कि आपने दोनों चीजें बच्चे एग्जामिनर को बता दी हैं। सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है मैम आंसर को लिखने के टाइम पे, जैसे मेंस में आता है जितने भी उसमें क्वेश्चन पूछे गए कई पार्ट्स में, जैसे आपने देखा होगा कि वो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उनके पार्ट्स में ही आंसर आप दे दो और उस हिसाब से दे दो। जैसे कि 3 अगर पार्ट है तो 3 पार्ट के हिसाब से दे दो, 2 पार्ट्स में पूछा गया तो 2 पार्ट के हिसाब से दे दो। एग्जैक्टली और वही हेडिंग्स वगैरह मैं अगर आपके पास, क्योंकि उतना टाइम होता नहीं है कि आपको सोच सको वहां पे नया कुछ फ्रेम कर सको, तो फ्रेमवर्क वही बढ़िया बन जाता है कि जो जैसे पूछा गया वैसे हमने उसका आंसर दे दिया। एग्जैक्टली साथ में अगर हमारा ये हो सकता है कि हमने करंट अफेयर से उसको कनेक्ट कर दिया, या मैप वगैरह अगर हमारे पास है, कोई डायग्राम वगैरह है तो हमने वहाँ पे, या फैक्ट वगैरह है वहाँ पे लगा दिया साथ में, तो उससे एक तरीके से आंसर आपका थोड़ा सा अलग हटके हो जाएगा। कई बार होता है कि कुछ केस स्टडीज वगैरह हम डाल देते हैं, एग्जैक्टली ऐसे करके आंसर आपका थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। इसमें एक चीज और भी है मैम कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से हैं, वो नहीं पे कर सकते, वो खुद से करना चाहते हैं, तो दे नीड टू ऑल्सो आइडेंटिफाई देयर मेंटर्स, जो सीनियर हैं या जो पहले से सर्विस में हैं, कुछ ऐसे जान पहचान के लोग हों,
या साथ में कोई ऐसा सीनियर आदमी हो, एक्सपीरियंस आदमी हो, तो उनसे या फिर फीडबैक ले ऐसी सकते हैं। आज हम सोच ही रहे थे इसको बच्चों को पब्लिक जी, एज अ जी। गिफ्ट देने की, तो दिस इज द वज्र सीरीज, जस्ट सेल्फ प्रैक्टिस बुक ओके, ग्रेट। मीन्स स्टूडेंट कि अपना क्वेश्चन देखिए और टॉपिक देखिए, पढ़ो उस टॉपिक को, फिर आंसर लिख के देखो, have you इवैल्यूएट covered करना, everything? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। है ना? हाँ। सो इट इज दिस आइडिया कि किसी तरीके से अगर बच्चा करना भी चाहता है प्रैक्टिस, तो उसको प्रैक्टिस के सब एवेन्यूज अवेलेबल होने चाहिए। मुझे ये लगता है कि वो आपका पेपर इवैल्यूएट कर रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज आप बहुत सारे लोग इवैल्यूएशन वाले भी इंसान है, वो भी ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस दिया है या फिर इंटरव्यू दिया है, ऐसे कई लोग बार तो ऐसे ऐसे बच्चों से चेकिंग पर चेक कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं, उन्होंने जिन्होंने नहीं लिखा। प्रीलिम्स भी नहीं दिया है। मतलब मैं ये मेरा ये कहना है कि वो भी एस्पिरेंट रह चुके हैं, तो आप जितना आप सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे वो सबसे बेस्ट इवैल्यूएशन बेस्ट तरीका से। बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि अगर आप रिलाई कर रहे हो किसी और की इवैल्यूएशन, वो करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जरूरी है, दैट अमाउंट्स 20 to 30% है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन। आप टॉपर्स की कॉपी देखिए, आपका आंसर देखिए, मॉडल आंसर देखिए, बस आपको मॉडल आंसर से ही पता चलेगा आपने क्या पॉइंट्स मिस किए, क्या मिस किया। Exactly. किसी और की जरूरत कहाँ है? जरूरत आपको एक बार पता चल गया कि स्ट्रक्चर ये रहना चाहिए, सेकंड है कि आपने डिमांड आइडेंटिफाई किया है नहीं किया। बिल्कुल डिमांड नहीं किया तो तुरंत आपको मॉडल आंसर्स में दिखेगा कि यार डिमांड आइडेंटिफाई नहीं है, नहीं किया। ऑब्वियसली आपको वहीं से ज्यादा सीख मिलेगी। अगर आप एक्सटर्नल पर ज्यादा डिपेंडेंसी रखोगे तो क्या होगा, फिर वो टाइम डिले हो जाएगा, मोटिवेशन और खत्म हो जाएगा। एक्सटर्नल जरूरी है, लेकिन लास्ट फेज में एक्सटर्नल डिपेंडेंसी रखोगे तो अच्छा है। फर्स्ट फेज में एंश्योर कीजिए कि सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन। सबसे तो कंटेंट बनाओ, कंटेंट, लेकिन सेल्फ आपको अगर मुझे टेस्ट, अच्छा लगता है वो जो हैंड रिटन नोट्स का जो फंडा है ना, हाँ हाँ क्योंकि आजकल ना बच्चों को इतनी पक्की पकाई चाहिए कि अपने हाथ से लिखना हो। सर ने एकदम सही बात कही, जैसे हैंड रिटन नोट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, ये ऐसी चीज होती है जिसको हम बहुत कम समय में रिवाइज भी कर सकते हैं, कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, और उनको हम जाके एग्जाम में लिख भी सकते हैं। मैं अगर आपने एक बार अपने हाथ से खुद से लिखा है किसी चीज को, तो आप उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करने में आपको समय नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि हैंड रिटन नोट्स, कोई भी चीज अगर लाइफ में हमने जितना भी अचीव किया है ये मेहनत से किया है। मेहनत से किया, बिल्कुल। और कोई भी बड़ा इंसान बना है वो उसके मेहनत से बना है। ये हैंड रिटन नोट्स आपकी मेहनत है। बिल्कुल। अगर ये मेहनत नहीं करोगे तो रैंक कभी नहीं आएगा। ये लिख के मैं बॉन्ड पेपर पर लिख के देता हूँ, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। क्योंकि बिल्कुल। अगर आपको टॉपर की भी नोट्स मैं दे दूं कल, रैंक 1 to रैंक 10 के सारे नोट्स आपके पास लाके दूंगा और आपको बोलूंगा कि नेक्स्ट ईयर आप पढ़ लो इनको, पढ़ लो और सिर्फ रैंक निकालो, टॉप 10 नहीं, सिर्फ रैंक निकालो। रैंक निकालो, बिल्कुल। मैं सबको चैलेंज देता हूँ, ये इम्पॉसिबल है। रैंक 1, रैंक 2 या रैंक 1000 वो उसकी नोट्स है, उसकी एफर्ट्स है, क्योंकि जब वो नोट्स बनाता है तो वो सिर्फ नोट्स नहीं बना रहा है, मेमोराइज क्लैरिटी आ रही है, रिमेंबर कर रहा है, इंटरलिंकेजेस कर पा रहा है, क्योंकि वो चीजें डायरेक्टली उसके आंसर्स में वो चीजें एग्जैक्टली याद आती हैं। तो ये चीज याद रखिए कि मेहनत नहीं करोगे तो नहीं है कोई चीज लाइफ में, बिल्कुल। कुछ अचीव नहीं होगा। तो और ये वैसे भी UPSC ऑडियो विजुअल हैंड डूइंग वो और कहते कुछ हैं है। हाँ, when I read I forgot this much, when I है ना, वो एक पूरी कहावत है। हाँ। तो वो यही है कि जब तक आपने अपने हाथ से नहीं लिखा, नहीं आपके हाथ को आदत है लिखने की, आपके दिमाग को सोचने की, तो मेंस में कैसे निकलेगा आंसर? सही बात है। कई बार कंफ्यूजन आता है बच्चों का कि सर मार्केट में या कहीं पे इतना ढेर सारा करंट अफेयर का वीडियोस है, लेक्चर्स है, ऐसे करके, तो सर हमें मतलब क्यों न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी इतना सब कुछ मिल रहा है। तो हम उससे यही कहते हैं कि देखो ये तो सब कुछ, इसको आप एडिशन के तौर पे लो, सप्लीमेंट की तरह लो, लेकिन न्यूज़पेपर खुद आप लिखो, उसमें कुछ न्यूज ऐसी मिल रही हैं या कुछ ऐसे एडिटोरियल्स आ रहे हैं, तो उनको आप जब लिखोगे, थोड़ा सा उससे इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगी, तो कम से कम आपको वो फ्यूचर के लिए ढेर सारा आपको याद रहेगा। और बाद में जब आप थोड़े समय बाद, आप 3-4 महीने जब आप मेहनत कर लोगे, तो आपके पास कम से कम आपका अपनी मेहनत का कुछ होएगा। अब मैं इससे भी एक ज्यादा चीज बताना चाहता हूँ। अगर मतलब आपको बेस्ट तरीका करना है, मतलब आपकी बेस्ट प्रिपरेशन इज ट्राई टू टीच दैट टॉपिक टू योर फ्रेंड। सही बात है। अगर आप ये कर पा रहे हो हाँ, तो मतलब यू आर रेडी विद दैट टॉपिक। जिस दिन आप, मेरी भी क्लैरिटी जब मैं पढ़ता था इतनी नहीं थी, मेरा रैंक आने के जब आया था तभी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे तब डामाडोल थे या फिर क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जब मैं जिस दिन से मैं सिखाना स्टार्ट किया, मेरे भी अंदर क्लैरिटी आई है। हाँ। एंड आई थिंक सो वो सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ में बहुत नैरो टर्म से देखता था, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या, वेयर एवरीवन इज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड एवरीवन इज गेटिंग बेनिफिटेड। अब जब मैं इस थोड़ा, पर सोचा। और सोचा तो देखा कि यार एवरीवन मतलब कौन, नॉट जस्ट प्रेजेंट जनरेशन,
फ्यूचर जनरेशन भी है इसमें। हाँ। सस्टेनेबल अब मेरी क्लैरिटी और बढ़ गई यार। फिर मैंने देखा कि यार मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हमारे स्कीम्स है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैम आपको, कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि जैसे कैसे हमने इंक्लूसिव ग्रोथ हाँ। ट्राई किया, तो हमने पहले क्या दिया, हमने बोला कि यार हमने सब्सिडी बेस्ड मॉडल हमने दे दिया सबको, हम क्या दे देंगे, फूड दे देंगे, सबको वर्क दे देंगे। फिर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इससे क्या हो रहा है, बहुत बहुत सबसे हमारा फिजिकल बर्डन बहुत बढ़ रहा है। देन फिर हमने बोला कि राइट बेस्ड अप्रोच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू Right, हेल्थ, राइट टू फूड। अब ये भी सस्टेनेबल नहीं था। नेक्स्ट आया हमारा ट्रिकल्ड, हमारा ये कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन में। हम इसलिए अब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, स्किल, गवर्नमेंट बोल रहा है स्टार्टअप करो, स्टार्टअप गवर्नमेंट स्टैंड कर अप रहा है इंडिया, ये सब। एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारा अप्रोच कैसे चेंज हुआ है, हमने स्टार्टिंग में दिया ट्रिकल डाउन थियरी, हमने बोला कि ट्रिकल डाउन किया, फिर राइट बेस्ड आया, अब कैपेबिलिटी अप्रोच। अब ये अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, अब सारे जड़ों की रीजन, पॉवर्टी का रीजन है हमारे पॉलिसीज ही गलत है। हमने क्या फोकस किया, हमने बोला कि सिर्फ हम क्या करेंगे, फूड दे देंगे। अरे लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन दे रहा है, नहीं दे। अब ये मेरी क्लैरिटी नहीं थी जब मैं पढ़ता था। आज जब मैंने पूरे चीजें पढ़ी है, मैं सिखा पा रहा हूँ किसी को, तो मुझ में भी क्लैरिटी आई। ये जो एडम जो इकोनॉमिक थ्योरी थी स्टार्टिंग में, केनीजियन नहीं, वो तो केनीजियन तो वो नहीं है। एडम स्मिथ वाले ही थे, उन्होंने कैपिटलिज्म पे जो फोकस करा, उन्होंने यही बोला था, ट्रिकल डाउन थ्योरी था। उसके बाद आया हमारा राइट बेस्ड अप्रोच, जहां हमने 2005 में मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। अब नेक्स्ट फेज जो आया हमारा आया कैपेबिलिटी अप्रोच। हाँ, हमने बोला कि हम ये सस्टेनेबल नहीं है, कौन से पुरानी चीजें, नए अप्रोच देंगे। लेकिन यही सोल्यूशन आपको एज अ ब्यूरोक्रेट भी अप्लाई करना है, केस स्टडी में भी यही अप्लाई करना है। बिल्कुल। केस स्टडी अगर आ गई कि आपके एरिया में किसी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपका सोल्यूशन ये नहीं रहेगा कि उन्हें क्योंकि सर चैलेंज इसमें ये हो रहा है बच्चों के साथ कि ये सारी चीजें एक जगह मिले कैसे। राइट, इतना पूरा मार्केट फ्लडेड है सोर्सेज से, हर कोचिंग के अपने नोट्स हैं, हर टॉपर हर साल बहुत सारे नोट छोड़ के जाते हैं। राइट। अब बच्चे ओवरबर्डन हो जा रहे हैं कि किस नोट को फॉलो करें। सब लोग तो सही बोल रहे हैं, सब लोग वाइज हैं, सिलेक्टेड है, कोचिंग वाले बोल रहे हैं, हम भी सही बोल रहे हैं। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कंसोलिडेटेड एक जगह पर सारी चीजें मिल जाएं, ताकि उनको भागना ना पड़े इधर उधर इधर उधर इसके चक्कर में। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ट्रस्ट फैक्टर। मैं आपको ट्रस्ट का भी बताऊं होना है। कि वो एक पुरानी कहावत है कि भाई 2 नाव में पैर रखने वाला कहीं नहीं पहुंचता, और आजकल तो 2 नहीं 1000 नाव हो गई। 1000 ना हो गए है ना? बिल्कुल। तो बच्चा जब भी कोई नया नोट्स देखता है, नया कुछ और देखता है, तो उसको है ना, अपनी जो भी वो कर रहा होता है उस पर एकदम बोल जाए, यार कहीं ना कहीं तो आपको ट्रस्ट करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, 1000 स्ट्रेटजीज है, ये अलग strategy होती है सारी। सब 1000 स्ट्रेटजीज है, और हर एक चीज, हर एक बंदा अलग अलग वीकनेसेस है, अलग अलग स्ट्रेंथ है। बिल्कुल आपको अपना रोड बनाना है, बनाना है। वो पहचानना और पड़ेगा। वो रोड बनाना मतलब मेहनत करना है, खुद की मेहनत करना है। आपको अपने किसी के नोट आप- पे, टीचर पे, आपकी जो आपको गाइडेंस में उस पे ट्रस्ट करो। मतलब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप- मैं तो अपने बच्चों को कहती हूँ टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसी वो बन गया है ना कि बच्चे खटाखट डाउनलोड करते रहते हैं, 50 नोट्स डाउनलोड कर, पढ़े एक भी नहीं। मैम ये एकदम एग्जैक्टली यही होता है। जैसे मेंस के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग पैनिक स्टेज पे होते हैं, पैनिक मोड में होते हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। उसमें क्या होता है कि जो कंटेंट ऑलरेडी हमारे पास है, नोट्स वगैरह हैं, तो उनको तो हम नहीं पढ़ते। पता चलता है कि हम 3-3 4-4 घंटे बस डाउनलोड ही करते रहते हैं। ये क्यों हो रहा है सर, मैं आपको बताता हूँ। टाइम कितना है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में? 90 110 दिन। इमेजिन कीजिए, हाँ। 10 दिन आंसर की चेक करना और इवैल्यूएशन, इस तरीके का पेपर आता है, उसमें चले जाते हैं। 10 दिन, 2-3 दिन आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो वो खुशी, बिल्कुल। फिर मेंस का वो फॉर्म भरना है, उसमें 4-5 दिन। अब रहे 90 दिन आते हैं हर एक, अरे और उसमें आपने 10 दिन नहीं मांगे, वो टेस्ट सीरीज डिसाइड करना क्वालिफाई करे। 90 दिन में आपको GS 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शनल के 2 सब्जेक्ट, और मेरे लिए तो मेरे 2 अटेम्प्ट मेरे लैंग्वेज पेपर की वजह से गए। मतलब तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको इतना पढ़ना है, ये रिवीजन का टाइम है। बिल्कुल करेक्ट। ये नहीं है कि आप तब जाके नोट्स बनाओ, बेस से अभी टाइम है।
अभी टाइम है कि नोट्स बना के रेडी रखो, जब प्रीलिम्स होगा तब रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज लिखोगे, बिल्कुल। रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज, Test रिवीजन, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स ऐड करते रहोगे। ये तब टाइम है, अभी टाइम है उसको पूरा रेडी रखना, 4 महीने यूटिलाइज करना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं तो बोलता हूँ बच्चों को। बिल्कुल। ऐसे समझो कि आपको एक्स्ट्रा 4 मंथ्स मिल गया आपकी प्रिपरेशन के लिए, हाँ। तो ये इसको यूटिलाइज करो, आपके नोट्स बनाओ और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में रिवीजन, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर्स, बस, यही चीज बस, हो बस, सकती है। this is what you have to और do. सर इसमें जैसे कुछ जैसे ये 4 मंथ्स जो हम बता रहे हैं, आप बात कर रहे हो, इसमें जैसे ऑप्शनल आपका हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे GS2 के जैसे कुछ सेक्शन ऐसा है, गवर्नेंस वाला सेक्शन है, या सोशल इश्यूज वाला सेक्शन है, एथिक्स वाला GS4 ऐसा हो गया कि जिसके लिए बाद में हमें क्योंकि जब हम एक बार प्री की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो फिर इन सब चीजों पे हमारा फोकस उतना नहीं जा पाता है, तो दिस इज द आइडियल टाइम व्हेन वी कैन प्रिपेयर दीज थिंग्स एट। वेरी गुड। तो यानी कि अगर हम देखें तो एक कंसेंसस है कि 2024 बच्चा जो भी एग्जाम देना चाहता है उसके लिए इन 4 महीनों में जो रास्ता है वो है कि Yes. भैया अपना मेंस तैयार करो, हम्म। चुपचाप से पेन कापी उठाओ, लिखो, नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो और अपना कंटेंट एनरिच करो, बिल्कुल। वो स्किल सीखो कि किस तरीके से आंसर लिखा जाए, है ना। तो रास्ते तो कई हो सकते हैं, तो आप अपने आप से कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना यही है कि अपना कलम और कापी उठानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ करो बिल्कुल। और कुछ रास्ता ये आप खुद को बेवकूफ थोड़े टाइम के लिए बना सकते हो। आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, ये सिंपल है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं कल करूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। बिल्कुल। प्रीलिम्स के बीच के बीच में मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चा आज डिसाइड कर लेगा कि मुझे आज से नोट्स बनाने हैं, हर एक पॉइंट पर नोट्स, हर एक टॉपिक पर नोट्स रेडी रखेगा, वही बच्चे का सिलेक्शन होगा। हमेशा वो कुछ बच्चे हैं 2-3 हजार जिनका हर बार इंटरव्यू कॉल आता है, आप देखोगे ना 3,000 में से 1000 बच्चे ऐसे होते हैं हर बार इंटरव्यू कॉल आता है। बिल्कुल। आपका भी मैं देख रहा हूँ कि 2-3 बार सबने इंटरव्यू में, आपने भी 3 बार दिया है। चार रीजन क्या है? चार 4 इंटरव्यू मतलब रीजन ये है कि वो चीजें कॉमन है, और ये सारे टॉपर्स में एक ही चीज कॉमन है कि वो मेंस का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल। वो सिर्फ करंट ऐड करते हैं, और लिखते हैं, लिखना प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बताऊं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आज के बच्चों के साथ हो रही है, डिसिप्लिन। हम्म। मतलब इसीलिए हम अपने ना सारे जितना भी हम बच्चों को करवाते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिसिप्लिन जरूर मेंटेन रहे, क्योंकि अब लोग ना टीचर या गुरु ना रहकर कुछ और ही बन गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पुराना वाला जो टीचर है ना, या पुराने वाले जो गुरुज हैं, उस अवतार में वापस आना पड़ेगा। आना शायद बहुत लोग पसंद ना करें, लेकिन वो आना पड़ेगा, क्योंकि फिर टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को डिसिप्लिन समझाना, उसको उस स्ट्रीम लाइनिंग में रखना कि अगर आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों को पड़ गई है आदत बहुत ज्यादा टालने की और ब्लेम शिफ्ट करने की। ब्लेम शिफ्टिंग मतलब अगर यार इस साल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये बहुत ज्यादा था, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे पेपर ये टफा था, है। पेपर टफा मैंने गया, इसमें एक ये सब इम्पोर्टेंट था। स्टोरी सुनी थी मां, एक मतलब बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी एक्शन करो रोज, अगर मैंने ये पानी का ग्लास उठाया या फिर जो भी मैं एक्शन कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये एक्शन से मेरे सिलेक्शन में, या जो भी एक्शन मैं करूंगा लाइफ में, छोटी छोटी एक्शन, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, उससे मेरा सिलेक्शन के चांसेस कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से मेरा गला खराब हो सकता है, मेरा टाइम। तो अगर आप एवरी क्वेश्चन एक्शन को क्वेश्चन करोगे तो आप खुद टाइम पास करना बंद करोगे, डिसिप्लिन आ जाएगा लाइफ में। हाँ, ये सेम चीज यूके में एक उनकी रोइंग टीम थी जिन्होंने ओलंपिक 2000 का ओलंपिक था, उसके 3 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया, उनके टीम ने स्टार्ट किया। वो हर एक क्वेश्चन, हर एक जो एक्शन लेते थे वो टीम, वो सोचती थी कि ये हमारे गोल्ड मेडल के बीच में आ रही है नहीं आ रही, एंड दे वन अ गोल्ड मेडल। that's मतलब ये important. डिसिप्लिन आपके मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुबह उठ के कि यार जो भी आप एक्शन करोगे वो मेरे गोल के प्रति मुझे आगे ले जा रहा है, लेके जा रहा है या पीछे खींच रहा है। उन्होंने 1% इम्प्रूवमेंट वाला रूल लाया था। कंपाउंडिंग इफेक्ट। हाँ, कि 1% उन्होंने हर चीज में 1% इम्प्रूवमेंट कर लिया। जितनी भी एक्टिविटी थी उनकी सब में 1% हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, फिर आगे जाके फिर से 1% इम्प्रूवमेंट, तो उसका उन्हें इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ जाके कि मतलब जो वो लोग कभी जीत नहीं सके थे, आगे जाके उन्होंने इतिहास रच दिया जाके। तो ऐसे ही हमारी तैयारी में भी प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। तो हाँ। जितना वो मनी में वर्क करता है उतना वो स्टडी में वर्क करता है। और That's very एक important. मैम ये साइकिल होती है क्या कि आपका शुरुआत में इनर्शिया रहता है,
उस इनर्शिया को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। एक बार अगर आप उस साइकिल में आ जाते हो, फिर आप अपने आप चीजें करने लगते हाँ, हो। एक बार आप आंसर लिखेंगे, हाँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जैसे जब हम लोग आंसर लिखवाते हैं ना उनसे, तो मैंने देखा है कि शुरुआत में ना बड़े तकलीफ में आ जाते हाँ। हैं वो कि लिखना कैसे सोचें, पड़ेगा, कैसे मेरे क्या तो लिखा ही नहीं जा रहा, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो वो हो रहा है। और एक बार वो उस साइकिल में पड़े, फिर उन्हें बिल्कुल। इतना मजा आने लगा है हम्म। कि कई बार तो हम ही परेशान हो जाते हैं, भाई इतना क्यों लिख रहे हो, हमें हम बन इतना जाती चेक भी है। नहीं कर सकते जितना तुम लिख रहे हो। एक्चुअली मैम एक चीज और भी है कि जो सर ने बोला कि हर एक्शन के प्रति माइंडफुल रहें कि ये हमारे लिए कैसे हेल्प करेगा, बट इट इज इजियर सेड देन डन, हाँ, it's very क्योंकि difficult. प्रेजेंट मोमेंट में जीना सबसे मुश्किल काम है। हाँ, या तो दिमाग पास्ट में रहता है या ये फ्यूचर के बारे में सोचता है, इस क्षण को एंजॉय नहीं कर पाता। तो इसमें मेडिटेशन का रोल, ध्यान का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हम्म, सुबह में आप जो भी मेथड फॉलो करते हैं 10-15 मिनट मेडिटेट कर लीजिए, इट विल हेल्प यू टू रिमेन इन प्रेजेंट। 10 minutes इज लाइक बहुत बड़ा समय नहीं है, लोग बिल्कुल। डिवोट कर सकते हैं। मतलब हमने तो अभी जो पंच प्रण लॉन्च किया है उसके अंदर मैंने तो 10 मिनट डाला है हम लोगों ने कि भैया के 10 मिनट मेडिटेट कर लो। जरूरी है मैम, जरूरी है। सोच लो अपने अपने आप और को मैं- काम सिचुएशन में ले आओ। और एक आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। जैसे तैयारी में क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी मिलेंगे जो हमेशा आपको डिमोरलाइज करते रहेंगे कि यार तुम बताओ वहां पे इतने लोग एग्जाम देते हैं, कैसे 10 लाख लोगों में तुम सेलेक्ट हो गए, जाके कैसे क्या होगा, कितना परसेंटेज है, ये है। अगर ऐसा कोई बात करे तो बस उससे बात ही नहीं करनी है, उससे आगे निकल लेना है। जो पॉजिटिव लोग हैं, अगर देखना है तो इतनी स्टोरीज आपको पड़ी रहती हैं, कितने टॉपर्स हमारे, कितने हाँ इंस्पिरेशन है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने की। एक जैसे आपने आप बैठी थी सूरज तिवारी सर, उनके साथ आपने इंटरव्यू दिया जाके, सोचो कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करके उनका राइट हैंड ही निकल गया था, उसके बाद उन्होंने आपको- केवल 2 उंगलियों से उन्होंने पूरा मेंस लिखा और तो मैं सक्सेसफुल। बताऊं कि जो सक्सेस स्टोरीज होती है, कई बार है ना लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्यों, मतलब इनसे क्या होता है, वीडियो से क्या होता है, क्या बहुत बड़ी बात है। बात तो सही है कि वीडियो एक अपने आप में एक माध्यम ही है, लेकिन जब हमारी वो सूरज वाली वीडियो हम लोगों ने करी, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए और अलग अलग कहानियों के साथ आए। बहुत सारी कहानियां थी, लेकिन उसमें से एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। उसमें एक बच्चे का, लड़के का, यूपी के एक जिले से एक मेल आया हुआ था कि मैम मैं सुसाइड करने जा रहा था, मेरा अपना जिंदगी से हताश हो चुका था, बहुत सारी उसने अपने जीवन की परेशानियां लिखी थी कि ये था और मैं बस जा ही रहा था और बस रास्ते में ऐसे ही ना अपना बैठे बैठे ट्रेन का वेट करते करते वो स्क्रॉल कर रहा था फोन, और तभी ये इंटरव्यू आ गया और मैंने बैठ के ये इंटरव्यू देखा पूरा और मैं बहुत रोया एंड उसके बाद मैं उठा और वापस घर की तरफ चल दिया। मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा और अपने लिए एक नया रास्ता बनाऊंगा कि भाई जब वो व्यक्ति इतनी परेशानियों के बाद सही, कर सकता है कर तो मैं सकता क्यों है। नहीं। तो वो मोमेंट ही होता है जब बिल्कुल। आपके अंदर कुछ बदलता है, वो एक मोमेंट है। मैं क्या होता है ना, पॉजिटिव, जब हमारा पॉजिटिव फेज चलता रहता है दिमाग का, तब तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब ये निगेटिव फेज आता है हमारा, कई बार डिमोटिवेशन वाला एक फेज आता है, उस समय ऐसी चीजें बड़ी अच्छी रहती हैं कि आपको फिर से वो मोटिवेशन दे देती है, इंस्पिरेशन दे देती है। तो फिर से आप एनर्जी, आपका लेवल बढ़ जाता है, फिर से आप अपनी तैयारी चालू करते मैं ये बोलता हूँ कि ये यूपीएससी का फेलियर है ना, ये मतलब मोर देन सिलेक्शन, ये लाइफ का एक लर्निंग है। लर्निंग है, बिल्कुल। लाइफ कभी ऐसे नहीं प्लेन नहीं चलती है, या हमेशा ये पैराबोलिक नहीं चली। इट इसमें इज अप्स एंड डाउन्स है, बिल्कुल। और ये डाउन्स जो यूपीएससी सिखाता है, हाउ टू मतलब फेस दिस, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना, उस पर वर्क करना, ये लाइफ की लर्निंग है। लर्निंग। सही बात है। बहुत सारे मैं मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे, यार तू जीतो हारो, सिलेक्शन हो ना हो, मेरा भाई और हम दोनों प्रिपेयर कर रहे थे, कभी सोचा नहीं, बोले इससे जो तुम इंसान बनोगे, तुम्हें एक हाँ। नॉलेज में मिल रही है सोसाइटी, लेकिन लाइफ ऐसे ही है। लाइफ इज नॉट ऑलवेज, क्योंकि हम प्रीलिम्स निकलते थे, मेंस देते थे, इंटरव्यू देते थे, फिर से प्रीलिम्स देना है, तो ये हमारे लाइफ में 4-5 साल चला, और इसमें हम बहुत बार डिमोटिवेट होके मम्मी पापा के पास रोना, ये हमने किया है। ये सभी में उनसे यही सीखा है कि यार ये, वो यही बोलते थे हमें कि ये लाइफ है, हम्म। ये ऐसे ही रहने वाली है, कभी ऐसा नहीं होने वाला कि हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे। कोई किसी की लाइफ ऐसे नहीं है। आप मतलब कोई भी इंसान उठा लो, सही बात है, बिल्कुल। मतलब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है या प्रेसिडेंट बन रहा है, वो 4 साल के लिए प्रेसिडेंट है, उसके बाद उसको फिर से कोई पहचानेगा नहीं, एक बंदा आके इंटरव्यू नहीं लेगा उसका। रैंक 1 सही में बात। अभी आज है, कल व्हेन ही इज इनटू सर्विस ही वुड फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म। वो टफ फेज है उसके लाइफ का। ये वाहवाही है, टेम्पररी है,
और लाइफ में ऐसे ही चीज होने वाली है, मतलब पर्सनल लाइफ में भी ये प्रॉब्लम सब लोग फेस करते हैं, पर्सनल इश्यूज है सबके लाइफ में, वो Exactly. अप्स एंड डाउन्स होने वाला है। सत्या नडेला भी जो है मैम, वो मुझे पता चला है कि उन्होंने भी यूपीएससी अटेम्प्ट किया था, उनके फादर थे सच आईएएस। में? हाँ, अच्छा, एंड ही फेल्ड, बट लाइफ डजंट एंड देयर। चलो कोई बात नहीं, मतलब सत्य नडेला सच में? हाँ, बिल्कुल मैम। उनके अच्छा, फादर ऐसा मैम है? आईएएस थे और वो सर्विस में रहे, तो उन्होंने कहा कि चलो तैयारी कर लेते हैं, और वो तैयारी में नहीं सक्सेस हुए। तो कभी कभी क्या है कि मैम हम कैरियर और लाइफ को ना एक मान लेते हैं। तो एक हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि डोंट कंफ्यूज हैविंग ए करियर विथ हैविंग लाइफ। हाँ, तो इसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है कि हम इसको जिंदगी ना बना लें। Exactly. एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ी थी मैंने, द रोड लेस ट्रैवल्ड, है ना, द राइटर इज स्कॉट, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, बट उसकी ना पहली लाइन है कि लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज अनफेयर, अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो बेहतर तरीके से जीवोगे, और नहीं तो हु टोल्ड यू इट्स फेयर? एनीबॉडी प्रॉमिस्ड? नोबडी प्रॉमिस्ड। बिल्कुल, सो ये एग्जाम है, अगर आप दे रहे हो तो अच्छे से दो, हिम्मत से दो, हिम्मत से दो। और भाई देखो अंत में क्या होगा किसी को नहीं किसी को नहीं है ना। लेकिन ये कि हार के मत बैठो कि अब तो ये नहीं, अब तो वो नहीं, यार जब दे रहे हो ना तो ऐसे दो Try तो कि बिल्कुल, अब मेंस के लिए, अब 2024 अगर आपने अपना अटेम्प्ट डिसाइड कर लिया है तो अब बिल्कुल अपनी मेंस की तैयारी से आप लोगों को लग जाना चाहिए। एंड आई थिंक अक्टूबर के अराउंड आपको, या नवंबर के अराउंड प्रॉपरली, नवंबर के बाद से प्रीलिम्स के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि ये जो मेंस की तैयारी आपकी 4 महीने में हो जाए, ये कंसोलिडेट हो जाए। इसमें आप पढ़ें, कंटेंट तैयार करें, सेल्फ नोट्स तैयार करें, आप टेस्ट लिखें, आप मेंटर जो चाहिए आपको इस 4 महीने में अपने मेंस के लिए करें, और उसके बाद अक्टूबर से अपनी प्रीलिम्स की एकदम डेडिकेटेड तैयारी स्टार्ट करें, और फिर जाके एकदम जोश खरोश के साथ बिल्कुल। प्रीलिम्स लिखें, और वो 3 महीने अगेन वो जो पहले पढ़ा है उसे रिवाइज करें और जाके मेंस लिखें। सो आई वुड विश एवरीबडी के भाई फ्लाइंग कलर से बच्चे पास बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सारे एस्पिरेंट्स से हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि अब हवाएं तय करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो आप लोग बस लग जाइए अपने तैयारी में वाह वाह वाह। और मेहनत करते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। तो मैम, अब एस्पिरेंट्स जो हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको इस 4 महीने में क्या करना चाहिए? वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी चाहिए अगेन, ये सबसे पहले तो अपना कंटेंट तैयार करना, कंटेंट मेंस पर्सपेक्टिव से तैयार करना है। कंटेंट का मतलब ये नहीं कि रैंडम कहीं से भी कुछ भी नोट्स उठा लिए, कुछ भी बस नोट्स बना लिए, ऐसा नहीं, टॉपिक वाइज इट हैज टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में जो टॉपिक आता है या जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक एडिटोरियल से नहीं आते, वो एक न्यूज आइटम से नहीं आते, वो एक टॉपिक पे आते हैं। तो आपकी भी जो नोट्स होने चाहिए वो टॉपिक वाइज होने चाहिए। सेकेंडली, पढ़ाई एक तरफ, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरफ। अगर अपना दिमाग नहीं चलाया तो ऑफिसर बनना थोड़ा सा मुश्किल है। देन राइटिंग प्रैक्टिस, लिखना पड़ेगा, खूब लिखना पड़ेगा। फिर टेस्ट तो ऑफ कोर्स देने ही देने हैं, और एक अपने ऊपर डिसिप्लिन खुद बनाना है, क्योंकि डिसिप्लिन कुछ कोई लोग खुद बना सकते हैं, जो नहीं बना सकते उन्हें गुरु चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है सक्सेस के लिए। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो बच्चे मेंस की आंसर राइटिंग समझना चाहते हैं कि कैसे करें, तो उसके लिए यस वी हैव दिस, वी आर गिविंग स्टूडेंट्स दिस तथास्तु सीरीज ऑफ वज्र। आई थिंक सब लोग अपनी अपनी कॉपी दिखा देते हैं हम लोग। सो दिस इज द वज्र सीरीज। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो थीम्स हैं, उनको लेकर ये बनाया गया है फॉर योर सेल्फ एवेल्युएशन। खुद लिख के देखो कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा लगेगा। और ये सारे सब्जेक्ट्स में आएगा, ये हिस्ट्री का है, इसी तरह पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये तथास्तु का वज्र सीरीज आएगा, तो आप लोग सेल्फ एवेल्युएशन कर सकते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स इट। Yes, बच्चों ma'am. को एक टूल भी मिल गया है, और अब कैसे करना है आई थिंक वो भी मिल गया है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत ज्ञान की बात की आज। और मुझे लगता है कि ये ज्ञान बच्चों का तो वर्धन हुआ ही, हमारा भी आपस में एक दूसरे को जानने का वर्धन। ओके, थैंक यू सो मच।